क्या हाल है दोस्तों? नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल निर्मला जी बजट पेश करने वाली हैं। तो अभी हमारे कुछ दोस्तों का फ़ोन आया और कुछ जो दर्शक हैं आप जैसे जिनका कृपा बनी हुई है और जिनके कारण 1 महीने से कम समय में सब्सक्राइबर आपने 690 प्लस कर दिए हैं यानी 700। तो ये स उसके कारण, आपके प्यार के कारण अभी जो मैसेज आया कि साहब बजट की जो कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझ नहीं आती हैं, तो सर अगर हो सके तो उसका कुछ करें। तो मैं उसी सिलसिले में आपके साथ आज बजट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो अक्सर फाइनेंस मिनिस्टर्स यूज़ करते हैं, मैं उसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो आई एम शेयरिंग माय पीपीटी विद यू। It is not that much I prepared hurriedly, as they just said around 15 minutes back. So that is why. दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बजट की, बजट क्या है? आइडियली तो बजट का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। सरकार केवल ये सरकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि सरकार हमें बताती है कि पैसा आता कहाँ से, जाता कहाँ से। सो बजट का सिंपल मतलब है कि जो उसका एस्टीमेट है अगले साल के लिए, अगले साल सरकार यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको कितना पैसा मिलने वाला है, कहाँ-कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा और उसको वो किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा बजट आइडियली और कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि बजट में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करती है सरकार या फाइनेंस मिनिस्टर, जो एक कॉमन मैन के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाते हैं वो टर्म, और वहीं पे बजट के बारे में कन्फ्यूज़न होता है। और हम कई बार बजट को सुनने के लिए सुबह से बैठे होते हैं कि सरकार बताएगी कि बजट में क्या है, और बाद में उसको फिर जानना पड़ता है कि बजट है ही नहीं, हमें पता ही नहीं लग रहा उसके अंदर क्या है, क्योंकि हमें उसके कई टर्म्स नहीं पता है। तो आज मैं ऐसे ही उन टर्म्स की बात करूंगा जिसके कारण आपको ये पता लग सके कि बजट, कल जो उनकी स्पीच होने वाली है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। सो सबसे पहली चीज तो आप ये मान लीजिए कि जो बजट है आपका, वो सरकार प्रेजेंट कैसे करती है, बनाती कैसे है। आपका जब सरकार अक्टूबर नवंबर महीने में सरकार इस पे ऑफिशियल कंसल्टेशन शुरू करती है, एसोसिएशन से लाइक फिक्की, एसोचैम, सीआईआई और बड़े बिजनेसमैन से, कई एनजीओ से, कई बिजनेस संगठन से, कई कंज्यूमर एसोसिएशन से, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन यानी अलग-अलग मिनिस्ट्री से उनकी डिमांड्स माँगी जाती हैं, उनसे डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद वो ये जानने की कोशिश करते हैं कितना होगा, और उसके बाद फॉर्मली एक हलवा सेरेमनी होती है और उसके बाद बजट प्रिंट होना तैयार होता है। और बजट जब प्रिंट हो जाता है उसके बाद ये बजट सामने आता है। अब बजट की इम्पोर्टेंस कितनी है, ये आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि 2011 से 2020 की अगर मैं बात करूँ, तो जब भी बजट आया तो निफ्टी जो है पिछले दिन से नीचे ऊपर, यानी कभी फ्लैट, कभी ऊपर, कभी नीचे, यानी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। बहुत ज़्यादा निफ्टी में गिरावट, या निफ्टी में हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये कहीं न कहीं कुछ पॉइंट्स पे ऐसा कई बार होता है कि निफ्टी नीचे गिर जाती है और वो अगले 2-3 दिनों में सँभल भी जाती है। सो 2011 में अच्छा, दूसरी चीज़, जो बजट प्रिपेयर करने की ऐसी कोई डेट नहीं है जिस दिन प्रेज़ेंट होना चाहिए। आइडली द बजट वाज़ यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेज़ेंटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन फिर सरकारों ने समय-समय पे उसके अलग-अलग टर्म में प्रेज़ेंट किया। जैसे कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जुलाई में, क्योंकि उससे पहले वाली गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी उनके पास पूरा टाइम नहीं था, तो उन्होंने केवल एक कॉम्प्लीमेंट्री बजट पेश किया था, कंप्लीट बजट नहीं था। सो जब जुलाई में सरकार आई तो रिमेनिंग पीरियड का बजट मोदी गवर्नमेंट हैज पेड इट, सो दैट इज जुलाई 10। जनरली फरवरी 28 को प्रेजेंट होता था, लेकिन सरकार ने कहा कि साहब 28 फरवरी को प्रेजेंट होता है, फिर इसके अगले साल से इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने इसको पहले कर लिया। तो इस बार फरवरी 1 को आपका बजट उन्होंने पेश करना चालू किया 2017 ऑनवर्ड्स। तो 17 में निफ्टी 55 पॉइंट ऊपर था, देन 18 में इट इज 10.8 पॉइंट डाउन एंड ऑलमोस्ट फ्लैट। सो यू सी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, इट ओनली चेंज ऑन द नेक्स्ट डे बिकॉज
बजट की स्पीच पढ़ते पढ़ते जो भी फाइनेंस मिनिस्टर को ही टेक्स टाइम, और उसके जो फाइनल पॉइंट्स होते हैं उनको आपको पता लगने में रात हो जाती है. So after that only you try to find out what is going to happen, what is there in the budget. So you read the budget between the lines. वो उसके लिए आपको टाइम, इसलिए अगले दिन आप देखोगे either Nifty close down very heavily or goes up. That depends on the final points. So even to solve that problem of yours, I will be coming up with at least 3 videos of mine on the budget related to different sectors. Like I will be coming with the individuals. I will be coming out with the different sectors and what in it in the large scale. What are the bigger picture? So 3 videos I will come after this. Once tomorrow Nirmala ji present, so I will read it and then I find out how it will happen with others. So by the meantime, you also try to do it, and how you can do it, how can you understand it, and analyze yourself. For that purpose, I am giving you some of the terminologies which are being used by the Ministry of Finance. सबसे पहली चीज मैंने बताया कि जो बजट है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें सरकार अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को बताती है कि उसको इनकम कहाँ से होगी और एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी. दूसरा, सरकार के पास जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, सारा पैसा जो रेवेन्यूज आता है टैक्स का वहां जाएगा, उसमें से एक पैसा कंटीजेंसी फंड में ट्रांसफर किया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसीज हो जाए पैसा वहां जाएगा. और जो पब्लिक का जो ये सारा फंड है उसको हम पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक फंड कहते हैं. सरकार को जो रेगुलर इनकम होती है, एनुअल इनकम है, उसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं. और जो किसी एसेट को बेचने या खरीदने से होती है उसे हम कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं. और इसी तरह का जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. फॉर एग्जांपल, सरकार सैलरीज देती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सरकार एयरक्राफ्ट खरीदती है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है यानी अपनी को एसेट बेचती है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट. लेकिन अगर सरकार को टैक्सेस मिलते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट में काम आता है. अब एक और चीज आती है, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. आप जो इनकम टैक्स पे करते हो वो प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर में पेमेंट करते हो. अब जो असेसमेंट ईयर है वो क्या होना चाहिए, जो बजट हमारा आने वाला है वो असेसमेंट ईयर के लिए आना. वो असेसमेंट ईयर हमारी क्या है, 2021 से 22. और 2021-22 में जो हम टैक्स पे करने जा रहे हैं वो हम पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में. और प्रीवियस ईयर हमारी क्या हो गई है, 2020 और 21. सो 20 और 21 की इनकम पे हम टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर में. So these starts, assessment year starts 1st April of the current year and completes on the 31st March of the next year. And on the contrary, previous year start 1st April of previous year and complete this year. So for example, we are paying income tax or whatever the tax liabilities of us in 2021-22, which is assessment year, for the previous year of 2020-21. So मैंने as an individual मैंने जो कुछ भी पैसा कमाया from the 1st April 2020 to 31st March 2021, उसके वो जो भी मेरी टैक्स लाइबिलिटीज होंगी that I will pay in this particular year. Now generally as an individual I need to pay tax in the month of July. जून होता है, सरकार उसको फिर एक्सटेंड कर दे, जैसे इस बार एक्सटेंड किया टिल दिसंबर, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा. तो जो भी डेट होगी वो आपको सर्कुलर से पता लग जाती है. देन कॉर्पोरेट है तो अक्टूबर में. सो अदर देन दैट, सरकार जो टैक्स बनाती है, एक इंडिविजुअल टैक्स यानी हम और आप देते हैं इंडिविजुअल कैपेस से. दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज देती हैं, जो कि फर्म्स देती हैं, इंस्टीट्यूशंस देते हैं, एलएलपी वगैरह, उनसे देना चाहिए. सो that is the rate is always different. 30% corporation tax है अपने यहाँ, कंपनीज के लिए टैक्स है, और रिमेनिंग इज द इंडिविजुअल टैक्स की स्लैब्स हैं. आपको पता है कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद स्लैब वाइज 1 लाख 5 लाख तक 10%, देन बियॉन्ड दैट you have 10 lakh तक 20%, and then so on. Like so there is a change slab wise you have to pay. And then there are some steps have been taken, relaxation has been taken, done for the with the all the senior citizens and the female, उनके साथ कुछ अलग से सरकार कंसेशन देती है. सो दैट इज वो इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट में आता है.
अब जो सरकार आपको टैक्स जब देती चार्ज करने की बात करते हैं, उसका कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शन देती है, वो भी मैं अभी बात करूंगा। अब आपको जो देखना है, सरकार आपकी कंपनियों में एक टैक्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। आपकी कंपनी आपको बैठने की सुविधा देती है, आपको एलटीसी देती है, आपको सब्सिडाइज मील देती है, आपको क्रेडिट कार्ड देती है, आपको लैपटॉप देती है, आपको हॉलीडे होम फैसिलिटीज देती है। इन सभी की जो फैसिलिटी देती है सरकार, उसके ऊपर कंपनी से टैक्स वसूल लेती है। सो दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अब आ जाइए अगली इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। Security transaction tax, basically, whatever the share market, bond market transaction we do it in securities market, we need to pay tax to the government on that particular day. Then one more thing is another tax is called banking cash transaction tax. This was introduced 2014 and for the purpose of that high cash withdrawals from the system, we need to the bank government charge that tax on you so that they can find out the black money and how the big money moving from one place to another. Then there is a customs, whatever the duty, basically, when it is coming to India, any goods are exporting, so the custom charges will be charged from you. Then earlier to this, excise and other duties were charged. अभी भी एक्साइज चार्ज होता है अपना पेट्रोलियम अल्कोहल पे. So GST. Now taxes are two types: direct, which they directly collect from the SSA, यानी वो हमारी responsibility, like income tax है, वो मेरी responsibility है, I need to pay. I cannot say my employer has not deducted the money, or the concerned person who has paid me, he has not deducted. It is my duty to pay it back. So, due date pay, if my tax is not paid, I shall be liable. But on the contrary, indirect tax is collected from us but paid by somebody else. Like आप होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है ना, वो जीएसटी चार्ज है, दैट विल बी पेड बाय द restaurant owner to the government. So that is an indirect tax collected from us but given by the restaurant owners. So income tax and wealth tax is a direct tax. GST, which earlier it was service tax, including customs, excise, they all the indirect taxes. अब एक कंसेप्ट आती है डिसइन्वेस्टमेंट. देखिए, सरकार को जो पैसा मिलता है पहला, जो वो हमारे ऊपर टैक्सेस लगाती है, वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वो सरकार की इनकम है. यानी इनकम टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स कम कर दिया, जीएसटी बढ़ा दिया या कम कर दिया किसी एसेट पे, वो सरकार का रेवेन्यू है. जैसे ऑक्ट्राई वगैरह लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस हैं. इसके अलावा सरकार जो भी उसका रेवेन्यू डिफिसिट होती है, जिसे हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं सरकार के टर्म्स में, कि सरकार का अगर खर्चा है वो ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो जो डिफिसिट है उसको पूरा करने के लिए सरकार बारो कर लेती है, यानी लोन ले लेती है. दूसरा तरीका एक और है सरकार के पास, कि जो सरकार की एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, लाइक सरकार के बैंक में शेयर्स हैं, ओनरशिप है, उसको बेच दे शेयर्स को. कुछ सरकारी कंपनियों लाइक एचपीसीएल, आईओसी, इन सब में उसके शेयर्स हैं, उसको बेच सकती है. एलआईसी है, उसको शेयर्स पब्लिक को बेच सकती है. तो जब ये सरकार अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती है या कोई प्रॉपर्टी को पब्लिक को बेचती है, जैसे संतूर होटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बेचा गया, तो जब कोई एसेट सरकार पब्लिक को बेचती है यानी कारपोरेट्स को बेचती है, देन दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. अब करंट अकाउंट डिफिसिट, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डिफिसिट. अगर हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और सरकार की जो रेवेन्यू कैपेसिटी दैट गोज डाउन. डिसइन्वेस्टमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. पब्लिक डेट, जो सरकार पब्लिक से पैसा लेती थ्रू द ट्रेजरीज, to the RBI, that one. Security transaction tax I told you, whatever the transaction we do it उसके ऊपर पे करते हैं. प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. प्लान एक्सपेंडिचर आर द पार्ट ऑफ 5-year एनुअल प्लान प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जो भी उसका बजट है उसका पेमेंट होगा, लेकिन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ अदर पर्पजेज आ जाते हैं, तो उसमें पैसा जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. देन सेंट्रल प्लान, जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, that goes for that purpose. Then fiscal deficit I already told you, revenue जो टैक्सेस सरकार कलेक्ट, यानी इनकम सरकार की और सरकार का जो
खर्चे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस को हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। अगर ज़्यादा है तो हम सरप्लस कहेंगे और अगर इक्वल है तो हम पार कहते हैं। ऐसा होता नहीं है कि इक्वल बजट बने, इक्विलिब्रियम बजट बने। जनरली इट इज आइदर डिफिसिट और सरप्लस बजट। अब एक टर्म आपने सुना होगा FRBM, दैट इज कॉल्ड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत सरकार की जो फिजिकल डिफिसिट है उसका एक टारगेट है 3.5, या उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब सरकार अगर उसका वायोलेशन करती है तो पार्लियामेंट को उसका उनको एक्सप्लेनेशन देना होगा। बट इन दिस ईयर गवर्नमेंट हैज टू फॉरगो दिस पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को लिक्विडिटी बढ़ानी है तो सरकार का जो फिस्कल डिफिसिट है वो इस लिमिट के बाहर जाएगा। अब जो हमारे ऊपर टैक्स लगता है उसके साथ साथ कई बार आपने सुना होगा सेस, CESS। सेस का मतलब होता है कि आप पे जो ड्यूटीज लगती हैं, आप सरकार जो ड्यूटीज आप पे लगा रही है, जो भी टैक्सेस आप पे लगा रही है, उनके ऊपर कुछ एडिशनल पैसा चार्ज करते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेस, काउ सेस, स्वच्छ भारत अभियान सेस, और अभी बात चल रही है कि शायद कोविड सेस और लग जाएंगे। यानी मान लीजिए मेरी टैक्स लाइबिलिटी टोटल 3 लाख रुपए बनी, उसके ऊपर 2% की एजुकेशन सेस है, तो 3 लाख के ऊपर जो टैक्स लिमिट है उसके ऊपर 2% की एजुकेशन सेस कैलकुलेट होगी। फिर मान लीजिए 2% कोविड आ जाती है तो दैट विल आल्सो बी काउंटेड। देन 2% स्वच्छ भारत अभियान, 2% काऊ, एंड 2% आ जाता है, मान लीजिए कोई और सेस आ जाती है। तो ये टोटल 10% मुझे 3 लाख रुपए का, तो मेरा टैक्स 3 लाख ना होके आई नीड टू पे 3,30,000 रुपीज एज ए टैक्स। सो टैक्स प्लस सेस। अब ये सब टैक्स और सेस में डिफरेंस क्या है? टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड अकाउंट में जाएगा विच कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस, वी कैन नॉट क्वेश्चन इट। लेकिन जो सेस का पैसा है दैट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच दैट इज कलेक्टेड। इट मींस हायर एजुकेशन सेस का पैसा हायर एजुकेशन के लिए यूज होगा, कोविड सेस का पैसा कोविड के लिए होगा, पेट्रोलियम सेस का पैसा पेट्रोलियम के लिए यूज होगा। सिमिलरली अगर कोई और किसी पर्पज के लगाया तो उसी के लिए ड्यूटी इनबाउंड जो भी हमारे प्रोडक्शन पे होते हैं एक्साइज ड्यूटी वगैरह, that will be charged in that particular lane. Countervailing is whenever we other countries के साथ हम ट्रेड करते हैं और वहां से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है वो चीपर प्राइस पे हो रहा है एंड इट इज हर्टिंग अवर ओन बिजनेसमैन, देन गवर्नमेंट काउंटरवेलिंग ड्यूटीज CVD, कई बार हम इसको एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी कहते हैं, दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन दैट। सो एक्सपोर्ट ड्यूटीज, फाइनेंस बिल। अब देखो साहब क्या होता है, बजट प्रेजेंट होता है, बजट के साथ एक और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल। तो फाइनेंशियल बिल में सारे रेट दिए होते हैं कि कौन से टैक्स कितने परसेंट बढ़ा, रेवेन्यू पे कितने परसेंट आया, आपका जो CCA है वो कितने परसेंट बढ़ गया या कम हो गया, किस में कितना पैसा आएगा कम जाएगा, वो सब रेट्स वगैरह फाइनेंशियल बिल में पार्ट होते हैं। ये हर साल पास होता है, ये बजट का पार्ट होता है। इसके अलावा एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड्स होते हैं, यानी पिछले बार हमने जो बजट बनाया था उसमें कुछ कमी है, कुछ सरप्लस चाहिए तो वो साथ में पास होता है, यानी वो 31 मार्च तक के लिए ही होगा। अब आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है वो अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो हमारे देश के फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, उनको इंक्लूड कैसे किया जाए, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे दिया जाए, वो यहाँ पे आते हैं। जनधन योजना जो सरकार की है वो इसी का एक पार्ट है। आप लोग इसके ऊपर मेरा एक इंटरव्यू है द पॉलिसी टाइम्स ने लिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, और मैंने अपने चैनल पे भी रखा हुआ है, मेरे दैट इज इन माय इंटरव्यूज, आप वहां से देख सकते हैं। मैं डिटेल में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की है, करीब आधे घंटे का इंटरव्यू मेरा। अब आता है सरचार्ज। देखिए एक तो हम टैक्स के ऊपर सेस देते हैं, लेकिन एक चीज हम देते हैं सरचार्ज, वो इसलिए जो हायर इनकम ग्रुप वगैरह के लोग होते हैं उनको उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स, उसके ऊपर टैक्स, दिस इज अ टैक्स ऑन टैक्स वी चार्ज इट, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। अब ये सब तो हो गया, सरकार हमसे वसूलती है, लेकिन सरकार कुछ हमें भी देती है। अब वो सरकार जो हमें देती है दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। आपका गैस सिलेंडर है, जितने रुपए की कॉस्ट आती है सरकार को, सरकार उसके सस्ते में हमें देती है, तो बीच का जो डिफरेंस सरकार पे करती है। रेलवेज में जो टिकट्स हम लेने जाते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं या जो मेडल विनर्स हैं उनको सस्ती टिकट मिलती है, तो जो रिमेनिंग पैसा है वो सरकार देती है। शुगर इंडस्ट्री में
जो फार्मर्स को पेमेंट होना है, जो कॉस्ट देते हैं, बीच का जो हिस्सा है वो सरकार पेमेंट करती है। तो या केरोसिन ऑयल है, उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। यानी जो रिमेनिंग पैसा, कॉस्ट और द प्राइस चार्ज फ्रॉम पब्लिक, इसके बीच का जो पैसा है, दैट इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। सो एक तरह से डिस्काउंट सरकार हमें देती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज। अब आता है इनकम। कोई भी व्यक्ति, इनकम के 5 हेड होते हैं। पहला हेड है सैलरी, यानी आप कहीं नौकरी करते हो वहां से पैसा आता है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपकी कोई हाउस है उससे आपको रेंटल इनकम आती है। तीसरा है कैपिटल गेन, यानी आपने कोई शेयर्स ले रखे हैं, डिवेंचर ले रखे हैं, बॉन्ड्स ले रखे हैं, कोई घर खरीद रखा है, उसे बेचा, खरीदा, खेती वगैरह। तो उसमें कोई भी इनकम आपके कैपिटल आइटम से इनकम होती है, उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हेड आता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई प्रोफेशन करते हैं, उससे जो इनकम होती है वो उस हेड में आएगी। और इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इंटरेस्ट आपको बैंक से मिलता है, या आपको डिविडेंड मिल गया, या आपको एडिशनल, अगर जैसे आप टीचर हैं तो कॉपियाँ चेक करने के पैसा मिल गया। ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। अब ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये सारे के सारे हेड को आप कंबाइन कर देते हैं, यानी इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। ये 5 हेड को आप क्लब टुगेदर कर देते हैं और इसको कहते हैं ग्रॉस इनकम, यानी इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब पूरी इनकम तो टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सरकार उस इनकम में से आपको कुछ डिडक्शंस देती है, यानी जो माइनस कर सकते हैं। अब जो फेमस डिडक्शंस हैं, जिनके बारे में हम सबकी इच्छा रहती है एज ए इंडिविजुअल, वो पहला एटीसी, यानी जो हम एलआईसी में पैसा देते हैं, इंश्योरेंस में, पीपीएफ में देते हैं, अपना हमने घर लोन पे लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करते हैं, तो उसका जो डिडक्शन सरकार हमें देती है, उससे हमारी इनकम कम हो जाती है। मान लीजिए मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, 8,000 रुपए का मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, लेकिन उसमें से 3,000 रुपए एग्जम्प्टेड डिडक्शन है, तो मेरी इनकम 3,000 रुपए से कम हो जाएगी पर मंथ। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है 50,000 का, तो मेरी टोटल इनकम में से 50,000 कम हो जाएंगे। अब सरकार ने एचआरए का डिडक्शन दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस, तो उसका मेरा कम हो जाएगा। सरकार ने एक डिडक्शन दिया हुआ है कि मैंने इंश्योरेंस की जो भी प्रीमियम पे किया वो एक डिडक्शन हो जाएगा, पीएफ है वो डिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी डिडक्शन को हम कहते हैं चैप्टर 6 डिडक्शंस, वो सारे के सारे उसमें से माइनस हो जाते हैं। तो मेरी इनकम में से माइनस, यानी मान लीजिए मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, डिडक्शंस मेरे 3 लाख रुपए हैं, तो मेरी नेट इनकम आ गई 7 लाख। नाउ आई विल कैलकुलेट माई टैक्स ऑन द 7 लाख रुपीज। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड एग्जम्प्टेड इनकम। आपको कोई इनकम है जो आपकी एग्जम्प्टेड है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, तो वो टैक्स में नहीं आएगी। मेरे 10 लाख रुपए में से 2 लाख मेरी खेती बाड़ी की कमाई है, मेरा खेत है, वो हमने उठाए हुए थे काम पे, और उनसे जो कुछ पैसा आया बेचने से क्रॉप, वो 2 लाख रुपए का है। तो 10 लाख में से 2 लाख मेरे वो कम हो गए, 3 लाख डिडक्शन में चले गए, अब बचे 5 लाख रुपए। तो 5 लाख पे सरकार को टैक्स दूंगा अकॉर्डिंग टू द स्लैब। अब मान लीजिए एग्जम्प्टेड इनकम में, अगर मैं जैसे टीचर हूँ, रॉयल्टी इनकम आती है, हमने कोई किताब लिखी है उसकी रॉयल्टी 80 क्यूक्यूबी में, तो क्यूक्यूबी में मेरा वो डिडक्शन मिल जाता है, मेरी एग्जम्पशन इनकम मानी जाएगी, मुझे टैक्स सरकार को नहीं देना उस इनकम पे। तो ऐसी कई इनकम है, आप कभी सरकार यूएन में रहे वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आपको टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम मिलती है। अब इसके अलावा सरकार जो जनरली बात करती है वो सेक्टर वाइज करती है बिजनेस के लिए, तो यही हाल बिजनेस का भी है। वहाँ भी सरकार को डिडक्शन अलाउ करती है, जिससे कि आप एक कंसेप्ट होता है टैक्स हॉलीडेज, यानी आपने अगर कोई बिजनेस शुरू किया है तो एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी 3 साल 5 साल तक आपको सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दैट पीरियड इज नोन एज टैक्स हॉलीडेज। फिर कुछ जगह पे आप बिजनेस करते हैं, तो ये सेक्शन 80 में दिया हूँ, 80 आई एटसेट्रा। मान लीजिए बैकवर्ड एरिया बिजनेस सरकार कहती है आपसे लगाइए, तो क्या होगा, वहां पे आपको इनकम टैक्स नहीं लेती, आपसे टैक्स नहीं लेती उसका, तो ये आपको फायदा हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे इंडिविजुअल कैसे 80D है, यानी मेडिकल प्रीमियम, आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है उसका प्रीमियम डिडक्शन हो जाता है। तो सरकार बेसिकली जो बजट बनाती है वो 1 अप्रैल से लागू होता है, वो प्रीवियस ईयर्स नहीं हो, 1 अप्रैल से लागू होता है। तो अगले साल पे जो भी उसका डेवलपमेंट आएगा वो उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बजट के कुछ पॉइंट्स हैं। कल आप निर्मला जी का भाषण सुनिए, वो क्या कहती हैं, उसके बाद अपने इसको समझने की कोशिश करिए। आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा,
और बाकी मैं बजट के ऊपर अपने जो डिटेल्ड बजट आने के बाद डिटेल प्लान्स हैं वो मैं बताऊंगा 3। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और इसी के बाद में मेरे से डिस्कशन करते रहिए। और आपसे लास्ट में उम्मीद यही है कि आप ना केवल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप बेल आइकन नहीं दबाते तो जब मेरा अगला इंटरव्यू आता है या अगला रिकॉर्ड वीडियो आता है वो आपको पता ही लगता है। अब जैसे मैं अभी रात में 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको नहीं पता लगेगा सुबह। आप तो अगर ये होगा तो सुबह सुबह आपको नोटिफिकेशन पड़ा होगा, आप पढ़ देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार बनाए रखिए और जिस तरह से आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी 692 हो गया है। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।